अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 7 मार्च 2021 और लास्ट 24 आवर में जो केसेस हैं वो हैं 1780 और जो टोटल यानी डेथ्स हुई हैं लास्ट 24 आवर में वो हैं 39 या 39। तो एक तो अच्छी खबर है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में आज से जो है वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं और उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया अभी तक कोविड का। अगर आप उनकी कर्व पे भी नज़र दौड़ाएं तो पहली दफ़ा जब पूरी दुनिया में फर्स्ट वेव आई, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये बीमारी के बारे में, कैसे इससे बचना है, कैसे वायरस को रोकना है, तो उस वक़्त पूरी दुनिया की तरह वहाँ पे भी केसेस बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन उसके बाद गौर करें कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है। जहाँ पे पहले तो लॉकडाउन रहा है और उसके बाद उन्होंने फाइज़र की वैक्सीन, बल्कि उनका जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान, उसने सबसे पहले खुद कैमरे पे लगवाई, जिसके बाद से वहाँ पे लोगों को लगी। फिर एस्ट्राजेनेका को भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। उसके बाद अभी एक स्टेप के तौर पे तो उनकी जो फार्मेसीज हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन मिलेंगी। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से बड़े इत्मीनान के साथ वो लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं और हम फॉलो करेंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या सूरत हाल रहती है सऊदी अरेबिया में। लेकिन साथ ही अगर हम पाकिस्तान की कर्व पे नज़र दौड़ाएं तो आज ही एक बयान आया है NCOC का कि रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने के बाद, यानी 24 फरवरी को रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है पाकिस्तान में, बहुत हद तक ख़त्म हुई है। तो उसके बाद जो केसेस हैं बदकिस्मती से वो 50% उसमें इजाफा ही हुआ है। और अगर आपको कर्व पे भी गौर करें तो हमारी कर्व सऊदिया की कर्व के मुकाबले में बड़ी डामाडोल है। तो जाहिर है इस चीज़ को हमने फेस तो करना है, फाइट भी करना है, अपने अपने रिसोर्सेज की बात है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी फेस कर भी रहे हैं, फाइट कर भी रहे हैं अपने तरीके से, और वो फेस करेंगे भी और फाइट करेंगे भी। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है ये एक सवाल बहुत अरसे से मेरे भी जहन में था, लेकिन वो क्योंकि टाइम नहीं मिलता था तो थोड़ा इस पे मैं वीडियो नहीं बना सका। कि जैसे हम मुसलमानों के लिए जो तो वो हराम है और हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी चीज़ के जिसमें ये दो चीज़ शामिल हो, तो मजहबी तौर पे हमें इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह से जो हिंदू हैं उन ज़ाहिर है उनके मज़हब की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह जो अगरचे इस्लाम में भी जो अबॉर्शन है ये नहीं इजाज़त है, लेकिन हैं उनमें जो कैथलिक्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है कि जो अबॉर्शन है इस पे वेस्ट में बहुत बड़ी तहरीकें चलती हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बनते हैं वहाँ पे। तो अभी जो वैक्सीन को लेके काफ़ी अरसे से कुछ वीडियो सर्कुलेट करती थी और वो जो वीडियोस थी वो मैं भी देखता था, आप लोग भी देखते थे, और उसमें कहा यह जाता था ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियंस में कैथलिक कम्युनिटी है कि क्योंकि ये जो वैक्सीन्स हैं इनके अंदर जो अबॉर्टेड फीटल टिश्यूज़ हैं, यानी अबॉर्टेड फीटल टिश्यू का मतलब है कि वो बच्चे जो दुनिया में आने से पहले ही उनको ज़ाया कर दिया जाता है, अबॉर्शन कर दी जाती है, तो उनके जो कुछ टिश्यूज़ हैं वो डाले गए हैं इस वैक्सीन में। तो इसके ऊपर कुछ वजाहतें आती थी, कुछ नहीं आती थी, लेकिन अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया ख़ासतौर पर अमेरिका में। वहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र और मॉडर्ना, ये 3 वैक्सीन का इस्तेमाल चल रहा है वहाँ पे। लेकिन अब जो वहाँ पे कैथलिक्स के कम्युनिटी है, यानी उनका जो मजहबी चर्चेज़ हैं, तो वहाँ पे कुछ जो उनकी ग्रुप्स हैं उन्होंने खसूसी तौर पे अपने फॉलोअर्स को कहा है कि वो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन ना लगवाएं, बल्कि क्योंकि ये मॉरली कंप्रोमाइज्ड है। जबकि उन्होंने कहा है कि अगरचे मॉडर्ना और फाइजर भी किसी हद तक प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आप वो लगवा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं उनका क्या स्टेटस है और इनका असल में क्या स्टेटस है, वो किस हद तक ये बात ठीक है। मैं पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में साइनोफॉर्म जो यूज़ होती है उसमें तो किसी भी किस्म का ऐसा कोई शक नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल हुई हो, कभी टेस्टिंग में भी इस्तेमाल हुई हो। इसको तो खुद उनके जो एक ग्रुप है, एक शार्लेट ग्रुप है वो, तो जो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसने भी क्लियर किया है कि जो इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन होते हैं, जिसमें साइनोफॉर्म पाकिस्तान में यूज़ हो रही है चाइना की, जिसमें कोवैक्सिन है भारत की, और इसके अलावा भी कोविवैक जो रशिया में जो स्टार्ट हुई थी, तो ये तो क्लियर है कि इनमें तो किसी किस्म का शायबा तक नहीं है, क्योंकि इसमें वायरस जो होता है उसको किल करके, और सिंपल सा एक तरीका है जो 100 साल से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद बारी आती है कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है, पहले मैं बात करता हूं क्योंकि फिर मैं पाकिस्तान की कुछ और वैक्सीन पे आऊंगा, कि जो फाइजर की वैक्सीन है और मॉडर्ना की, उन्होंने टेस्टिंग की जो मरहला है उसमें जो फीटल सेल लाइंस हैं, अब जहन में रखें कि एक होता है फीटल टिश्यू और एक होता है सेल लाइन। दोनों में क्या फ़र्क है कि 1966, 1973 और 1985 उस दौरान
तीन जो ममालिक हैं, जैसे हॉलैंड है यानी नीदरलैंड जिसको कहते हैं, स्वीडन है और इंग्लैंड है, यहाँ पे अबॉर्शन हुई थी, इलेक्टिव अबॉर्शन। इलेक्टिव कहते हैं कि जो अपनी मर्जी से करवाई जाती हैं। तो उनके जो ये फीटस था, यानी फीटस कहते हैं जो बच्चा माँ के पेट में होता है, जो अभी पैदा नहीं हुआ था, तो उसके जो किडनी और लंग्स का जो कुछ टिश्यूज होते हैं, वो साइंटिस्ट ने अमेरिका में, वहाँ पे फिलाडेल्फिया का जो इलाका है, तो वहाँ पे जो लैब्स हैं, लेबोरेटरी में उनको रखा और फिर उनको रेप्लिकेट होने दिया, ठीक है, इन टिश्यूज को। अब ये बहुत इतने साल, 30-40 साल गुजर चुके हैं इन वाकयात को, तो वो जो फीटल टिश्यू है वो अब सेल लाइंस बन चुकी हैं। सेल लाइंस क्या होती हैं कि वो अब उनको ग्रो करते रहते हैं, और उसमें अभी तक दुनिया में 14 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कम से कम, जिसमें कॉस्मेटिक्स भी हैं, जिसमें कोई वैक्सीन्स भी हैं, जिसमें कोई दवाइयां भी हैं, और कि जिसमें ऑलरेडी इनको इस्तेमाल किया गया है टेस्ट के दौरान। क्योंकि देखें, जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना है, उन्होंने ये जानने के लिए कि क्या उनकी वैक्सीन इंसान के अंदर काम भी करेगी या नहीं, तो उसकी टेस्टिंग की थी इस सेल लाइन के ऊपर। अब फीटल टिश्यू क्या था, जो 1966, 75 और 85 यानी 73 और 85 में फीटल टिश्यू था, लेकिन उनसे फिर रेप्लिकेट करवा के लेबोरेटरी के अंदर तो जो सेल्स पैदा हुए हैं उनको कहते हैं हम सेल लाइन, फीटल सेल लाइन। तो एक तो फीटल टिश्यू नहीं है, बल्कि फीटल सेल लाइन के ऊपर इन दो कंपनीज ने अपनी जो वैक्सीन है उनको, उनकी टेस्टिंग की कि किस हद तक ये काम करती हैं, किस हद तक, क्योंकि वो इंसानी सेल ही हैं, वो स्टेम सेल उनसे बन जाते हैं, जिसके बाद वो इमॉर्टल सेल बन जाते हैं कि उनको हम ग्रो करते ही रहते हैं। वो आज भी वो उसी तरह ही सेल प्रिजर्व हैं जैसे शुरू दिन में थे। तो वो बिल्कुल वो, क्योंकि हम माहौल बना देते हैं, तो जिसकी वजह से आसानी हो जाती है जानने में कि इंसान के सेल्स के अंदर ये जो वैक्सीन है कैसे इनका बर्ताव होगा। तो टेस्टिंग में जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो मॉडर्ना और फाइजर है, उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई कहीं पे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल हट के है, जो लिपिड नैनो पार्टिकल्स की है। खैर उसमें डिटेल में नहीं जाते, मैं अक्सर बात करता रहता हूं। तो इसलिए इन दो वैक्सीन को तो वो क्लियर कर रहे हैं कि किसी हद तक इन्होंने अगरचे टेस्टिंग में ये यूज की थी टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके बाद यूज नहीं की। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन पे इतराज है, जो उनका इतराज है वही इतराज उनका फिर एस्ट्राजेनेका पे बनता है, वही इतराज उनका फिर बनता है जो हमारे ये कैंसाइनो की वैक्सीन हैं, या कोई भी वो वैक्सीन जो एडिनो वायरस को इस्तेमाल करती है, जो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक है 5, वो उस पर भी वो बनता है। होता यह है दोस्तों कि जो एडिनो वायरस वाली टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन की हो या जो मैंने बाकी बताई है पाकिस्तान में भी जो इस्तेमाल होंगी उनके बारे में, तो एडिनो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका हम कुछ हिस्से वो निकाल देते हैं, जिनकी मदद से वो तकसीम होता है या फ्लू करता है, और उसके अंदर हम जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है उसको पहले डीएनए में तब्दील करके तो इस डीएनए के अंदर डाल देते हैं जो एडिनो वायरस का है। जैसे कैंसाइनो के सिलसिले में एडिनो वायरस 5 है, और एस्ट्राजेनेका के सिलसिले में चिंपैंजी को फ्लू करने वाला एडिनो वायरस है, और रशियन वैक्सीन के सिलसिले में एडिनो वायरस 26 और एडिनो वायरस 5 है, और जॉनसन एंड जॉनसन में एडिनो वायरस 26 है। अब ये किस हद तक काम करेगा, ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा या कुछ और ना बना दे, इस चीज को जांचने के लिए पहले तो टेस्टिंग की गई उन्हीं फीटल सेल लाइन के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। उसके बाद इस एडिनो वायरस को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में, ताकि वैक्सीन बनाई जा सके, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के जो अमल के दौरान भी किसी हद तक मदद ली गई उन फीटल सेल लाइन के अंदर। लेकिन इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि कोई फीटल टिश्यू इनमें से किसी भी वैक्सीन के अंदर नहीं मौजूद है, कोई फीटल टिश्यू नहीं है, सिर्फ उस फीटल सेल लाइन की मदद से ग्रो किया गया वायरस को ज्यादा से ज्यादा, और ये देखा गया कि कहीं ये नुकसान तो नहीं करता, और जो ये स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल है वो उन सेल्स के अंदर वाकई में स्पाइक प्रोटीन ही बना रहा है, जिसको सेल्स पे भी, क्योंकि जब वो बन गए तो क्योंकि ये लेबोरेटरी में ग्रो किए जाते हैं सेल, तो इनको वो ब्रेक करके फिर इनका मुआयना करते हैं कि ये जो हमने एडिनो वायरस के अंदर डाल के जेनेटिक मटेरियल भेजा था तो इसने किस हद तक काम किया है, और उसके बाद एडिनो वायरस को ग्रो भी किया गया, तो जिसकी वजह से ये वैक्सीन इंसानों तक पहुंची है। तो इसलिए ये जो ग्रुप्स हैं दुनिया में, खसूसी तौर पे जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कैथलिक्स हैं, तो उनमें से उनके कुछ ग्रुप्स जो हैं उनका ये इतराज बनता है, लेकिन दुनिया उनको यही समझा रही है कि पहली तो बात है किसी में भी फीटल टिश्यू मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो हजारों फिर आगे जनरेशंस उनकी पैदा हुई हैं उन सेल से, तो ये सेल लाइन है, ना कि वो फीटल टिश्यू है खुद में। और दूसरा फिर ये समझा रहे हैं लोगों को कि देखें, अगर फीटल सेल लाइन को इस्तेमाल किया गया, एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई
कि जिस वैक्सीन ने आगे इंसानियत को फ़ायदा देना है, इंसानों की जानों को बचाना है, इंसानों को की तकलीफ़ों को कम करना है, तो ये नीयत जो है ये इंसानों को फ़ायदा देने की है। तो इसलिए जैसे अमेरिका का जो सदर है बाइडन, वो खुद एक प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है, उसने वैक्सीन लगवाई है, उसने भी लोगों को यही कहा है कि ये एक नीयत की बात है, लोगों के फ़ायदे की बात है, तो इसको इशू ना बनाया जाए। इसी तरह से अमेरिका में जो डॉक्टर फॉसी हैं, जो कि उनके टॉप के इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट हैं और वो उनका बड़ा नाम है वैक्सीन के पूरी डेवलपमेंट में, तो वो खुद भी, क्योंकि एक कैथोलिक उनकी फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो उनका ये कहना है कि आप लोगों को कोई भी वैक्सीन मिलती है तो आप लगवाएं और आप इस बहस में मत पड़ें, क्योंकि साइंस की तरक्की के लिए अगर किसी चीज़ को माजी में इस्तेमाल किया गया और उससे फ़ायदा उठाया गया तो ये बुरी नहीं बल्कि अच्छी बात है। क्योंकि इससे पहले भी जो शिंगल्स की वैक्सीन है, जो हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है, जो रेबीज़ की कुछ वैक्सीन होती हैं, उन सबको इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। तो ये जो बहस है, इस बहस में बहुत सारे लोग कुछ ऐसे, जैसे एक आखिरी बात मैं आप लोगों से कर देता हूं कि एक वीडियो जो बड़ी सर्कुलेट कर रही थी उसमें था कि जी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस्तेमाल हो रहा है और इसको गलत इंटरप्रेट किया गया, इसकी गलत वजाहत दी गई कि जी ये हमारे जो डीएनए है उसको चेंज कर देगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। वो कॉम्बिनेशन कैसे चेंज करते हैं कि एडिनो वायरस जो होता है, जो फ्लू करने वाला वायरस है, वो एक डीएनए वायरस है और जो कोरोना वायरस है ये एक आरएनए वायरस है। तो आप कोरोना वायरस के एक खास मखसूस हिस्से को जब तब्दील करते हैं डीएनए में, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं या इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर बाद में उस डीएनए के स्पेशल पोर्शन को जब आप रख देते हैं एडिनो वायरस के अपने डीएनए में, लेकिन इसके जो एडिनो वायरस का डीएनए, इसके अंदर से खतरनाक वाला पोर्शन काट देते हैं, जो अंदर जाके हमें रेप्लिकेट होता है उस वायरस को और जो फ्लू करता है, जो बाकी अलामत लाता है, तो इस तरतीब के तब्दील करने को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजीज जो आम लोगों को के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है समझना, तो उनको इस्तेमाल करके जब कुछ लोगों को थोड़ा सा लेके जाते हैं उस तरफ जिससे लोग घबरा जाते हैं कि शायद ये कोई इमोरल, गैर अखलाकी तरीकों से वैक्सीन बन रही हैं, तो मेरा आप दोस्तों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को साइंटिफिक लोगों से बात करें, क्योंकि वो आपको कोशिश करेंगे कि इस तरह की बातों पे थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि आप लोगों को किसी किस्म का अभाम पैदा ना हो। और अगर आपको फिर भी इस बारे में कोई रहता है किसी किस्म का शक, और तो आप अपने जो भी आपके मजहबी लीडर हैं, जो आपके उलमा हैं, आप उनसे ज़रूर बात करें, वो भी आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं मजहबी पहलू के लिहाज से। दोस्तों, इस तरह की अपडेट्स आपको बताता रहूँगा, कोशिश होगी कि जिस हद तक मुमकिन हो आप लोगों को नॉलेज मिले। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।